नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोगों की तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो चलिए आज हम अपने सेशन को लेकर के आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, मैंने आपको राजनीतिक चिंतन में मैंने आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में आपको बताया होगा, यानी कि राजनीतिक चिंतन का उदय कहाँ हुआ, इनके जनक कौन माने जाते हैं, भारत को जनक क्यों नहीं कहा जाता, यूनान का स्वरूप कैसा था, है ना। इन सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई होगी। यानी कुल मिला कहा जाए तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का उदय कैसे कैसे हुआ, क्या परिस्थिति थी, उन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई है लास्ट सेशन में। इसके बाद जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, प्लेटो का डायरेक्ट टॉपिक आता है, प्लेटो अरस्तु, है ना। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, वेंथम, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, ये कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं अपने, जिनको हमको पढ़ना होता है। एलटी में भी यही है, टीजीटी में भी यही है, सब में आपको यही देखने को मिलेंगे। यही भागम भाग फिर रहे हैं भैया, भाग रहे हैं दब के भाग रहे हैं, है ना। तो चलिए तो प्लेटो को स्टार्ट करने से पहले साथियों हम लोग क्या जान लें, प्लेटो के पूर्व के चिंतन के बारे में जान लेते हैं। यानी कि प्लेटो के पूर्व कैसा चिंतन था, कौन सी विचारधारा प्रचलित थी वहाँ पर, कौन लोग रहते थे। तो प्लेटो से पूर्व हम लोग सुकरात को भी देखेंगे, थोड़े से सुकरात के विचार भी देखेंगे, क्योंकि प्लेटो के जो गुरु हैं वो कौन है, सुकरात हैं। तो सुकरात का प्रभाव कैसा पड़ा उनका प्लेटो पर, तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वे गुरु के बारे में थोड़ा जान लोगे तो चेला के बारे में तो खुद ही पता चल जाएगा, है ना। और सुकरात से पहले भी यहाँ पर एक और विचारधारा थी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं कि भैया प्लेटो से पूर्व का चिंतन क्या था। प्लेटो से पूर्व मेरे साथी यूनान में क्या थी, प्लेटो से पूर्व यूनान में सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी। कौन सी विचारधारा? सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी। सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी। ये सोफिस्ट कौन थे भाई साहब? सोफिस्ट का अर्थ होता है, ये सोफिस्ट जो होता है, सोफिस्ट का अर्थ होता है एक विद्वान शिक्षक, एक विद्वान शिक्षक, एक विद्वान शिक्षक। यानी कि प्लेटो से पूर्व यूनान में सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी। कौन सी विचारधारा? सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी। सोफिस्ट का अर्थ होता है एक विद्वान शिक्षक। यानी कि ये जो सोफिस्ट थे ऐसे विद्वान शिक्षक थे जो शिक्षा तो देते थे, लेकिन साथियों शिक्षा के बदले में ये धन भी लेते थे। यानी कि जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट कैसे शिक्षक थे? सोफिस्ट ऐसे शिक्षक थे, ऐसे शिक्षक थे जो शिक्षा के बदले धन लेते थे। तो जो शिक्षा के बदले धन लेते थे, यानी कि जो शिक्षा देते थे तो पैसे लेते थे, वो कौन? सोफिस्ट। ऐसे ही है ना। ये जो सोफिस्ट थे साथियों, सोफिस्ट को क्या कहा जाता है? सोफिस्ट जो थे व्यक्तिवादी थे। सोफिस्ट को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवादी कहा जाता है। सोफिस्टों की विचारधारा कैसी थी? व्यक्तिवादी थी। इसको हम दूसरे रूप में मानवतावादी भी कहते हैं, मानवतावादी, ठीक है। सार्वभौमिकतावादी, सार्वभौमिकतावादी। तो मैंने आपको बताया कि जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट जो विचारधारा थी, ये विचारधारा व्यक्तिवादी थी, मानवतावादी थी।
इसका मतलब ये जो विचारधारा है ये व्यक्ति को प्राथमिक मानेगी भाई, ये व्यक्ति को ज़्यादा महत्व प्रदान करेगी। तो ये जो सोफिस्ट थे मेरे साथी, सोफिस्ट व्यक्ति को क्या मानते थे, इन्होंने व्यक्ति को माना क्या, साध्य, व्यक्ति को साध्य माना, और जो राज्य होता है, राज्य को इन्होंने साधन के रूप में स्वीकार किया, है ना। थोड़ा थोड़ा जान लें इसके बारे में कि मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवादी थे, मानवतावादी थे, सार्वभौमिकतावादी थे, इसलिए इन्होंने व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान करी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति को ही इन्होंने ज़्यादा महत्व प्रदान किया। इसीलिए साथियों, इसीलिए जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट व्यक्ति को साध्य मानते थे और जो राज्य है, राज्य को साधन के रूप में मानते थे। बात यहाँ तक क्लियर आ रही है आप लोगों को समझ में, है ना। जो सोफिस्ट थे साथियों, सोफिस्टों ने राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते में विश्वास व्यक्त किया, विश्वास व्यक्त किया है। तो जो सोफिस्ट थे साथियों, सोफिस्टों ने क्या किया, सोफिस्टों ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में विश्वास व्यक्त किया। यानी कि जो सोफिस्ट है, सोफिस्टों ने माना कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो व्यक्तियों के आपसी सहमति का परिणाम है। यानी कि जो राज्य है, राज्य क्या है, राज्य व्यक्तियों की आपसी सहमति का परिणाम है। कौन मानते हैं, यही सोफिस्ट मानते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, यही क्या भैया राज्य है। ठीक है, ये क्या मानते हैं, ये आपसी सहमति का परिणाम मानते हैं, आपसी सहमति का परिणाम मानते हैं राज्य को, कि इन लोगों ने आपस में मिलकर के क्या बनाया है, राज्य को आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। इसीलिए जो राज्य होगा, इसलिए राज्य को ये लोग क्या मानते हैं, इसलिए सोफिस्ट राज्य को क्या मानते हैं, एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानते हैं, एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानते हैं। कृत्रिम संस्था मतलब मानव निर्मित संस्था, मानव निर्मित संस्था। ठीक है भैया, तो मानव निर्मित संस्था या कृत्रिम संस्था के रूप में राज्य को कौन मानता है, तो सोफिस्ट मानते हैं। जब मैंने आपको बताया कि ये मानते हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों की आपसी सहमति का परिणाम है, यानी कि व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है आपस में समझौता करके। तो इनके अनुसार जो राज्य है, राज्य वही कार्य करेगा जो व्यक्ति चाहेंगे, जो व्यक्ति चाहेंगे वही राज्य कार्य करेगा। अरे हाँ या ना। तो साथियों ये कहते हैं कि भाई राज्य एक यंत्र की भांति कार्य करेगा। कैसी, यंत्र की भांति, यंत्र की भांति कार्य करेगा। राज्य किसकी भांति कार्य करेगा, राज्य यंत्र की भांति कार्य करेगा। इसलिए हम इसे यांत्रिकी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किसको, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को। फिलहाल हम लोग इतनी बात करें कि भैया सामाजिक समझौता कुछ नहीं है, व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके, सहमति करके किसको बनाया है, राज्य का निर्माण किया है। ठीक है, इतना आप लोग जान चुके होंगे, है ना। तो इसके बारे में, सामाजिक समझौते के बारे में और जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जो हम हॉब्स का सिद्धांत देखेंगे, लॉक का देखेंगे, रूसो का देखेंगे, सामाजिक समझौते के सिद्धांत, इन तीनों में अंतर भी हम लोग देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। जैसे हॉब्स ने बताने का प्रयास किया कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया कि जिस प्रकार से मैं अपने अधिकार और शक्तियाँ एक व्यक्ति में सौंप रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने अधिकार और शक्तियाँ एक व्यक्ति में सौंप दो। और इसके परिणाम स्वरूप साथियों राज्य भी बना, और इसी परिणाम स्वरूप क्या बना, सरकार भी बनी। ठीक है, इसलिए ये जो समझौता था हॉब्स का, ये कैसा था, ये एक पक्षीय था।
बल्कि लौका कैसा था, लौका द्विपक्षीय था। एक समझौते के स्वरूप, एक समझौते के परिणाम स्वरूप सरकार बनी थी और एक के परिणाम स्वरूप हमारी क्या बनी थी, राज्य बना था, है ना। तो ये बात हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। फिलहाल आप लोगों को इतनी बात समझ में आई कि भैया प्लेटो के पूर्व के चिंतन क्या है। प्लेटो से पूर्व सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी। सोफिस्ट कौन होता है कि एक ऐसे विद्वान, ये विद्वान शिक्षक थे, ऐसे विद्वान शिक्षक जो शिक्षा के बदले धन लेते थे, यानी कि शिक्षा तो देते थे लेकिन शिक्षा के बदले में धन लेते थे, पैसा लेते थे। जैसे वर्तमान में जितने भी शिक्षक आप देख रहे हैं वो क्या है, वो सब सोफिस्ट हैं, सब सोफिस्ट की श्रेणी में आ रहे हैं साथियों, ठीक है। अगला मैंने आपको बताया कि ये जो अपनी सोफिस्ट विचारधारा थी, ये व्यक्तिवादी, मानवतावादी, सार्वभौमिकतावादी विचारधारा मानी जाती है। इन सोफिस्टों ने राज्य की सामाजिक समझौते के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में क्या किया है, विश्वास व्यक्त किया है मेरे साथी। और इन्होंने राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में माना, राज्य एक यंत्र की भांति कार्य करेगा ये मानते हैं, ठीक है। इतना बात मैंने आपको क्लियर बात बताई है, ठीक है भैया। चलिए इसे रब करें। उसके बाद देखें सुकरात के बारे में। तो इनकी प्लेटो से पूर्व तो सुकरात भी थे भैया, प्लेटो से पूर्व तो सुकरात भी थे। अरे थे या ना थे, क्या बिल्कुल थे भैया। आज देखिए हम सुकरात को देख लेंगे, प्लेटो के जीवन परिचय पर बात कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेटो का न्याय सिद्धांत बात करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत यदि आप किताब में पढ़ेंगे तो जहुआ साहब वही सब 3-4 पेज में लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप हमसे पढ़ेंगे समझ करके तो होता क्या है कि हम लोग क्या कर देंगे, आपको एक पेज में प्लेटो का न्याय सिद्धांत निपटा देंगे आराम से, है ना। और आपको समझ में भी आ जाएगा केवल मात्र एक कथन से, मात्र 3 लाइन से प्लेटो का न्याय सिद्धांत खत्म, प्लेटो का न्याय सिद्धांत खत्म, प्लेटो का साम्यवाद खत्म, प्लेटो का साम्यवाद खत्म, प्लेटो का दार्शनिक राजा खत्म, है ना। इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों बात करते हैं थोड़ी सी सुकरात के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया प्लेटो के कौन है गुरु, कौन थे, सुकरात थे, इसलिए हमें सुकरात के बारे में भी जान लेना चाहिए। एक कथन है, सुकरात से पहले ही एक महान सोफिस्ट हुए हैं प्रोटेगोरस। तो प्रोटेगोरस का एक प्रसिद्ध कथन है कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। प्रोटेगोरस का कथन है, प्रोटेगोरस, प्रोटेगोरस प्रोटेगोरस कहते हैं कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, ठीक है भैया। तो मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, ये किसने कहा, तो ये प्रसिद्ध सोफिस्ट है एक प्रोटेगोरस, उनका कथन है, ठीक है भैया। सुकरात की बात करें मेरे साथी, सुकरात की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, तो जो सुकरात थे, सुकरात को हम लोग क्या कहते हैं, सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे। सुकरात को क्या कहा जाता है, प्लेटो के गुरु थे ये। सुकरात कौन थे, गुरु थे किसके, सुकरात गुरु थे किसके भैया, प्लेटो के गुरु थे। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए ये जो सुकरात थे साथियों, सुकरात कहते हैं, सुकरात महान दार्शनिक थे। सुकरात को क्या कहा जाता है, महान दार्शनिक कहा जाता है। इनका भी जन्म एथेंस में ही हुआ है, यूनान का ही एक भाग एथेंस, वहीं पर इनका जन्म हुआ मेरे साथी। ये जो सुकरात थे, सुकरात को हम सोफिस्ट की श्रेणी में नहीं रखते,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लेटो से पूर्व सोफिस्ट विचारधारा थी। सोफिस्ट की बात कौन आए? सुकरात आए। तो हम इन्हें सुकरात जो है, सुकरात को सोफिस्ट नहीं मानते हैं। देखिए, सुकरात को हम सोफिस्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो सुकरात थे, सुकरात शिक्षा तो देते थे, महान दार्शनिक थे, शिक्षक थे, घूम घूम करके शिक्षा देते थे, लेकिन ये शिक्षा के बदले धन नहीं लेते थे। ये शिक्षा तो देते थे, लेकिन मेरे साथी शिक्षा के बदले धन नहीं लेते थे। ब्रैकेट में लिख ले, सुकरात को सोफिस्टों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि सुकरात शिक्षा के बदले धन नहीं लेते थे। क्योंकि ये शिक्षा के बदले धन नहीं लेते थे, इसलिए हम इन्हें सोफिस्टों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। सुकरात जो थे मेरे साथी, सुकरात सदैव सत्य में विश्वास करते थे, सदैव सत्य में विश्वास करते थे और कानून का पालन करते थे। सोफिस्ट जो सुकरात थे साथियों हमारे, सुकरात जो थे, सुकरात सदैव सत्य में विश्वास करते थे तथा कानून का पालन करते थे। तो सुकरात सदैव सत्य में विश्वास करते थे और कानून का पालन करते थे। कानून के क्या थे? पालक थे ये। सत्य विश्वास करते थे, सत्य की खोज में लगे रहते थे, तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य की खोज में लगे ही रहते थे, घूमते रहते थे। सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है कि स्वयं को जानो। सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है, स्वयं को जानो। सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, स्वयं को जानो। देखिए मेरे साथी, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मैं आपको बातें पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी मैं आपको बातें पढ़ाऊँगा आगे, फिलहाल तो क्या है कि चल ही रहा है जैसे भी है, लेकिन आने वाले में जो चैप्टर होगा अपना, चाहे प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है ना, टी.एच. ग्रीन है, हीगल है, कांट है, और आपका कार्ल मार्क्स है ना। तो जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, इन सभी चैप्टर में आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेंगी जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी। क्योंकि साथियों, मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। फालतू बात से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है? क्योंकि भैया, पढ़ने के लिए, विद्वान बनने के लिए पूरी सारी उम्र पड़ी है हमारी, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है, स्वयं को जानो। सुकरात सदैव सत्य में विश्वास करते थे, कानून के पालन करते थे। सुकरात ने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए, जैसे उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, सुकरात के प्रमुख सिद्धांत, उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि पूर्ण सत्य केवल विचारों में हो सकता है, व्यवहारों में नहीं। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि पूर्ण सत्य केवल विचारों में हो सकता है, व्यवहारों में नहीं। हम पूर्ण सत्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं,
तब हम किसी बिंदु पर तर्क वितर्क के माध्यम से कार्य करेंगे। विचार विमर्श जब हम करते हैं तभी हम पूर्ण सत्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और पूर्ण सत्य की तरफ चलते हैं और साथियों सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सुकरात है, सुकरात क्या कह रहे हैं? सुकरात कह रहे हैं कि पूर्ण सत्य केवल विचारों में हो सकता है, व्यवहारों में नहीं। किसमें हो सकता है? विचारों में हो सकता है। लिखें, इन्होंने बताने का प्रयास किया कि पूर्ण सत्य केवल विचारों में हो सकता है, व्यवहारों में नहीं। तो इन्होंने ये बताने का प्रयास किया अपने सिद्धांत में कि पूर्ण सत्य केवल विचारों में हो सकता है, व्यवहारों में नहीं। सुकरात ने साथियों ज्ञान के दो प्रकार बताए। सुकरात ने कितने प्रकार बताए? ज्ञान के दो प्रकार बताए। दो प्रकार बताए। एक को कहा इन्होंने सापेक्ष ज्ञान, सापेक्ष ज्ञान, ठीक है। दूसरे को इन्होंने कहा निरपेक्ष ज्ञान, दूसरे को इन्होंने कहा निरपेक्ष ज्ञान। तो मैंने आपको बताया कि सुकरात ने ज्ञान के दो प्रकार बताए, एक सापेक्ष ज्ञान, दूसरा निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान क्या होता है? इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो सापेक्ष ज्ञान होता है, सापेक्ष ज्ञान ये अपूर्ण ज्ञान होता है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ये कैसा ज्ञान होता है? ये अपूर्ण ज्ञान होता है और अस्थायी ज्ञान होता है, जो मानव को प्राप्त ज्ञान होता है। यानी कि जो ज्ञान हमें तुम्हें प्राप्त है वो कैसा है? वो अस्थायी है, अपूर्ण है, जिसे इन्होंने सापेक्ष ज्ञान के रूप में बताया। तो सुकरात ने क्या बताया? सुकरात ने ज्ञान के दो प्रकार बताए। कौन कौन से? एक सापेक्ष ज्ञान, दूसरा निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान कौन सा इन्होंने बताया? सापेक्ष ज्ञान बताया कि सापेक्ष ज्ञान वह ज्ञान होता है जो अपूर्ण और अस्थायी ज्ञान होता है, जो पूर्ण नहीं होता, जो अस्थायी होता है, दिन पर दिन बदलता रहता है। और ये ज्ञान मानव को प्राप्त ज्ञान होता है, मनुष्य को प्राप्त होता है। लिखिए, सापेक्ष ज्ञान में इन्होंने बताया यह अपूर्ण एवं अस्थायी ज्ञान होता है जो मानव को प्राप्त होता है। जो ज्ञान मानव को प्राप्त होता है वो क्या होता है? सापेक्ष ज्ञान होता है। क्लियर भैया? निरपेक्ष ज्ञान क्या होता है? इन्होंने बताने का प्रयास किया कि निरपेक्ष ज्ञान वह ज्ञान होता है जो क्या होता है? जो पूर्ण होता है और स्थायी होता है। यानी कि वह ज्ञान जो पूर्ण है और स्थायी है, यानी कि कहा जाए तो ब्रह्म जगत का ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म जगत का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सत्यम शिवम सुंदरम क्या ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है? वो निरपेक्ष ज्ञान होता है। यानी कि ये निरपेक्ष ज्ञान मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, ये ईश्वरीय ज्ञान होता है, ये आध्यात्म का ज्ञान होता है जो मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। जो क्या होता है? जो स्थायी ज्ञान होता है और पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है भैया? लिखें,
यानी कि यह स्थायी एवं पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात इसे आध्यात्म का ज्ञान कहा जाता है, जो मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, जो मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञान को हम निरपेक्ष ज्ञान बोलते हैं। क्लियर है बात भैया यहाँ तक, है ना। सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है कि सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। यानी कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान है और जो आचरण है, इन दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। जैसा आपके पास ज्ञान है, उसी ज्ञान के अनुसार आप आचरण में ढालें उन सब चीज़ों को। जैसे हम रोज़ सोचते हैं कि भैया 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लेकिन आधे घंटे किताब लेके बैठते हैं तो हमें आ जाती है नींद भाई साहब। जब नींद आ जाती है तो क्या है कि हम लोग ज्ञान और आचरण में एक रूपता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो सद्गुण ही ज्ञान है, ये किसका कथन है? ये सुकरात का कथन है। ये जो सुकरात थे साथियों, ये जो सुकरात थे, उस समय एथेंस में जो सरकार थी वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार थी। तो जो सुकरात थे, सुकरात प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो सरकार थी यहाँ की, उसके विरोधी थे, यानी कि ये विरोध करते थे। सुकरात वहाँ की जो लोकतंत्र की सरकार थी उसका विरोध करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ की जो लोकतंत्र की सरकार थी वो भ्रष्ट थी, भ्रष्टाचारी थी। वो भ्रष्टाचारी थी। कैसी थी? भ्रष्टाचारी थी। इसीलिए वो घूम घूम करके क्या करते थे? विरोध करते थे। घूम घूम करके विरोध करते थे, तर्क वितर्क के माध्यम से विरोध करते थे। कहते थे, वो कहते थे कि देखिए, ये जो आपकी सरकार है ये कैसी है? ये भ्रष्ट सरकार है। कि आप नहीं चाहते कि आपके राज्य में एक ऐसा राजा हो जो दार्शनिक राजा हो, जो निर्लिप्त बुद्धि का राजा हो, जो क्या हो? जो निर्लिप्त बुद्धि का राजा हो, अर्थात जिसे प्रत्येक विषय का ज्ञान हो, जो हर कला और विद्या में पारंगत हो। तो एक ऐसे राजा की कल्पना कर रहे थे। कौन? सुकरात। सुकरात साथियों, सुकरात द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं। कैसी पद्धति में? द्वंद्वात्मक पद्धति में इन्होंने विश्वास व्यक्त किया। द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब जिसमें तर्क वितर्क के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसमें तर्क वितर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति, ये जिसे हम संवाद शैली भी बोलते हैं। प्रत्युत्तर के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं हम लोग। द्वंद्वात्मक पद्धति में 3 चीज़ आती हैं। जब मैं आपको हीगल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, वाद, प्रतिवाद और संवाद आती है। ये 3 चीज़ आती है उसमें, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सुकरात थे सुकरात
वहाँ की जो लोकतंत्र की सरकार थी उसके क्या थे, विरोधी थे। क्यों थे? क्योंकि वो जो सरकार थी वो भ्रष्ट सरकार थी। ये घूम घूम करके क्या करते थे, वहाँ की सरकार का विरोध करते थे और द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। तर्क वितर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुँचते थे, बताते थे कि भैया ये जो सरकार है, आपकी जो सरकार भ्रष्ट सरकार है। ये एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यानी कि एक निर्लिप्त बुद्धि के शासक में इन्होंने विश्वास व्यक्त किया। तो साथियों, जब ये घूम घूम करके विरोध करते थे वहाँ की सरकार का, तो वहाँ की जो सरकार थी, लोकतंत्र की सरकार, वो अलोकप्रिय होती चली गई, अलोकप्रिय होती चली गई, उसकी लोकप्रियता कम होती चली गई। इससे वहाँ की जो सरकार थी उसे बुरा लगा, उसे बुरा लगा। जब उसे बुरा लगा तो साथियों उसने देखा कि भैया ये सुकरात विरोध कर रहा है हमारा, सुकरात विरोध कर रहा है हमारा। तो साथियों वहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार ने इनको दंड के स्वरूप क्या दे दिया, विष का प्याला दे दिया था, विष का पान दे दिया था कि लीजिए, दंड के स्वरूप आपको क्या दिया जा रहा है, दंड के स्वरूप आपको विष का पान दिया जा रहा है। और साथियों आप जानते हैं कि सुकरात सदैव सत्य में विश्वास करते थे और कानून के समर्थक थे। इसलिए साथियों जो विष का पान वहाँ की सरकार ने इनको दिया दंड के स्वरूप, वो उन्होंने पी लिया, ग्रहण कर लिया और साथियों सदैव सदैव के लिए चीर निद्रा में चले गए और सदैव सदैव के लिए स्वर्ग से दार गए, है ना। और ऐसे ही साथियों ये बात पता चली इनके जो शिष्य थे प्लेटो, जब इनको ये बात पता चली तो वो बहुत मर्माहत हुए, व्यथित हुए। मर्माहत का मतलब है कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका किसी से अच्छा संबंध है, जब आपका किसी से अच्छा संबंध है तो जब आपको उनसे कोई जुदा करेगा, दूर लेकर के जाएगा, तो आपको जो फीलिंग होगी, आपको जो लगेगा कि मेरा जीते जी सब कुछ लुट गया, जीते जी सब कुछ लुट गया। ऐसी स्थिति कुछ प्लेटो की बनी आगे चल करके, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे प्लेटो पर भी। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया होगा कि जो सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है। लिखिए, इसमें और लिख ले एक दो बात कि जो सुकरात थे साथियों, सुकरात प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार का विरोध करते थे, यहाँ की सरकार का विरोध करते थे। और इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास किया। जब ये विरोध करते थे वहाँ की सरकार का, तो वहाँ की सरकार ने इनको 399 ईसा पूर्व में इनको दंड के स्वरूप क्या दे दिया, दंड के स्वरूप विष का पान दे दिया, विष का पान दे दिया या विष का प्याला दे दिया। और ये मैंने आपको बताया कि सत्य में विश्वास करते थे और कानून के समर्थक थे, इसलिए इन्होंने दंड स्वरूप उस विष को पी लिया और साथियों सदैव सदैव के लिए चीर निद्रा में चले गए। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया सुकरात के बारे में कि जो सुकरात थे, सुकरात किसके गुरु थे, तो प्लेटो के गुरु थे। सुकरात साथियों एक महान दार्शनिक थे। सुकरात को सोफिस्टों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये जो सुकरात थे, सुकरात शिक्षा तो देते थे लेकिन साथियों शिक्षा के बदले में धन नहीं लेते थे। इसलिए इनके लिए हम सोफिस्ट नहीं कहते हैं। ये जो सुकरात थे, सुकरात सदैव सत्य में विश्वास करते थे और कानून का क्या करते थे, पालन करते थे। साथियों सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है कि स्वयं को जानो,
सुकरात ने कुछ सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया कि पूर्ण सत्य केवल विचारों में हो सकता है, व्यवहारों में नहीं। अर्थात ये द्वंद्वात्मक पद्धति विश्वास करते हैं जिसके माध्यम से तर्क वितर्क के माध्यम से जिसमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। अगले इन्होंने ज्ञान के दो प्रकार बताए, एक सापेक्ष ज्ञान, एक निरपेक्ष ज्ञान। जो सापेक्ष ज्ञान होता है, जो अस्थायी और अपूर्ण ज्ञान होता है, जो मानव को प्राप्त ज्ञान होता है। वही निरपेक्ष ज्ञान इन्होंने बताया जो स्थायी होता है और पूर्ण होता है, जो ईश्वरीय ज्ञान होता है, ब्रह्म जगत का ज्ञान होता है, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान होता है, ये आध्यात्म का ज्ञान होता है, ये ईश्वरीय ज्ञान होता है। ठीक है, तो निरपेक्ष ज्ञान इन्होंने ये बताया। ठीक है, मैंने आगे आपको बताया कि सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। सुकरात जो थे, मैंने आपको बताया, द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे और वहाँ की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार थी उसका विरोध करते थे। एक दिन वहाँ की सरकार उब गई इनसे, तो वहाँ की सरकार अलोकप्रिय होती चली गई। वहाँ की सरकार ने इनको दंड के स्वरूप इसका पान दे दिया और ये कानून के समर्थक थे, इसलिए इन्होंने वो पी लिया और सदैव सदैव के लिए चिर निद्रा में चले गए। ठीक है, चलिए साथियों, अगला हम लोग देखते हैं प्लेटो के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद प्लेटो के सिद्धांतों पर हम लोग बात करेंगे और प्लेटो के जो सिद्धांत हैं वो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बनेगा, एलटी ग्रेड में, और मेरे साथ ही मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, और जब भाई साहब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिए साथियों, आप पढ़ें, एक बार दो बार पढ़ें, उसको लिख करके देखें। देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इधर से उधर बना देता है ना, लेकिन जब आपका प्री निकल जाएगा तो उसके बाद मेंस तो आपके हाथों में ही होगा मेरे साथी, हाथों में होगा, हाथों में मेरे लाडले। एलटी ग्रेड की एक ऐसी वैकेंसी है कि यदि इसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं इन लोगों को तो साथियों ये सीट भी खाली छोड़ देते हैं, सीट भी खाली छोड़ देते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जब इन लोगों को आयोग के लिए, ये समझ लीजिए, आपको बताया होगा इन्होंने कि 40% जो अंक लाने हैं आपको, जो 40% अंक लाने हैं प्री और मेंस में, प्री प्लस मेंस में, तो इन्होंने बताया, देखिए प्री में तो 40% लाने हैं आपको, तो 40% आप प्री में ले आओगे। ठीक है, ये 40% भी मजाक नहीं है लाने, 40% भी मजाक नहीं है लाने, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि पेपर एलटी का ठीक ठाक ही आता है अपने लेवल में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जो मेंस होगा, मेंस में ये भी, मेंस में भी कहा कि भैया 40% यदि आप लाते हैं तो 40% के ऊपर आपकी क्या लगेगी, मेरिट लगेगी। आई थिंक मान के चलिएगा 80 नंबर, 80 नंबर। यदि आप कितने में से, 200 में से अगर 80 नंबर लेकर के आते हैं तो हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए, इससे ऊपर लाते हैं तो आपको सीट मिल सकती है। लेकिन यदि आप इनके 80 नंबर से नीचे लेकर के आते हैं तो आपकी सीट खाली चली जाएगी भाई साहब, आपकी सीट खाली चली जाएगी। आयोग कह देगा कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। एक गौर ध्यान दीजिए, देखिए 50 से 55% वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भाई साहब टॉपर बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, वो टॉपर बन जाते हैं। तो आपको लाने 40%, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये मजाक नहीं है, हल्के मत लेना इसे। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसे 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, उसे लिख करके देखें। ठीक है भाई, चलिए
प्लेटो का डाल दें टॉपिक, प्लेटो। प्लेटो प्लेटो के लिए भी हम थोड़ी देर में समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जब प्लेटो का जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा तो साथियों बस प्लेटो के सिद्धांत रहेंगे। तो प्लेटो के जो सिद्धांत रहेंगे मैं उनको लगभग 2 या 3 क्लास में बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। प्लेटो प्लेटो 427 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 427 के 428 भी होता है, लेकिन आप कन्फ्यूजन मत आइएगा, जन्म से कोई मतलब नहीं है हमें। 347 ईसा पूर्व तक, या 347 की जगह 348 भी हो सकता है, या तो 428 होगा या 427 होगा, 47 होगा या 48 होगा, इतना ही होता है, क्योंकि हमें जन्म से मतलब नहीं है, 1-2 इधर से उधर हो जाती है। तो प्लेटो के बारे में जाने समझने का प्रयास करें मेरे साथी। जो प्लेटो थे, प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो यूनानी नगर राज्य के एथेंस में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनानी नगर राज्य के एथेंस में ही हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था वो यूनानी नगर राज्य के एथेंस में हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? एथेंस में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है भैया। इनके जो पिता थे, इनके जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था एरिस्टोन। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था एरिस्टोन। इनकी माता का नाम था पेरिक्टियोन। इनके पिता का नाम था एरिस्टोन, और इनकी जो माता जी थी, माता का नाम था पेरिक्टियोन। कहीं कहीं पेरिक्टियोन की जगह यदि आपको किडनी मिल जाए, तो किडनी भी सही रहेगा, ठीक है। किडनी भी इनका नाम था। तो इनके पिता का नाम एरिस्टोन था, माता का नाम पेरिक्टियोन या किडनी था। इनके जो बचपन का नाम था, यदि इनके बचपन के नाम की बात करें, बचपन का नाम की यदि मैं बात करूं, तो इनके बचपन का नाम था एरिस्टोक्लीज इनके बचपन का नाम था। यदि इनके गुरु की बात करी जाए तो आप सभी जानते हैं कि इनके गुरु कौन थे? सुकरात थे। कौन थे भैया? सुकरात इनके गुरु थे। सोक्रेटिस इनके गुरु थे। इन्हीं सुकरात से इन्होंने क्या ली थी? दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली। दर्शन शास्त्र की क्या ली थी? शिक्षा ली थी, है ना। अभी आपको पता चलेगा। तो इनके गुरु कौन थे? सुकरात थे। साथियों ये जो प्लेटो था, प्लेटो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने घर पर ही करी थी। लेकिन जैसे ही वो 20 वर्ष का हुआ प्लेटो, तो वो सुकरात के संरक्षण में चला गया दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहाँ पर? जैसे ही की जो प्लेटो 20 वर्ष की आयु के पश्चात ये कहाँ चला गया था? 20 वर्ष की आयु के पश्चात
सुकरात के संरक्षण में चला गया था। दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ठीक है भैया। चलिए, तो ये जैसे ही 20 वर्ष का हुआ तो कहाँ गया? अपने गुरु के पास, यानी कि सुकरात के पास चला गया। और सुकरात से इसने क्या ली? दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली। ये जो साथियों प्लेटो था, प्लेटो को व्यायाम का बड़ा अधिक शौक था। किसका? व्यायाम का बड़ा शौकीन था, एक्सरसाइज, व्यायाम का बड़ा शौकीन था। तो ये इसके व्यायाम करते करते इसके जो कंधे थे, कंधे प्लेट की तरह चौड़े हो गए थे। किसकी तरह? प्लेट की तरह चौड़े हो गए थे। इसलिए इनके गुरु सुकरात ने इसको प्लेटो कहकर के संबोधित किया था। प्लेटो कहकर के संबोधित किया, क्योंकि ये व्यायाम के बड़े अधिक शौकीन थे। और साथ ही शौकीन तो ये संगीत के भी थे, है ना, जैसा आप होते। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो व्यायाम के और संगीत के बड़े शौकीन थे। व्यायाम को इन्होंने शरीर का भोजन बताया। व्यायाम को इन्होंने क्या बताया? शरीर का भोजन बताया। और संगीत को इन्होंने आत्मा का भोजन बताया था। तो ये व्यायाम और संगीत के बड़े शौकीन थे। संगीत को इन्होंने आत्मा का भोजन बताया और शरीर का भोजन इन्होंने किसको बताया? व्यायाम को बताया। शरीर का भोजन किसे बताया? व्यायाम को बताया। ये जो साथियों प्लेटो थे, प्लेटो और जो सुकरात थे, इनके गुरु, ये अपने गुरु में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे। अंतः संबंध था इन दोनों में। कैसा संबंध था? अंतः संबंध था प्लेटो और सुकरात में। यानी कि प्लेटो अपने गुरु से अलग अपना अस्तित्व नहीं समझते थे। जो प्लेटो थे, प्लेटो अपने गुरु में इतना विश्वास करते थे कि ये अपने गुरु से अलग अपना अस्तित्व ही नहीं समझते थे। इतना गहरा संबंध था इन दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच में। तो कैसा संबंध था? अंतः संबंध था। एक दूसरे के बिना क्या थे? अधूरे थे। तो साथ ही मैंने आपको जैसा कि बताया होगा कि 399 ईसा पूर्व, 399 ईसा पूर्व वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार ने सुकरात को विष का पान दे दिया था और उन्होंने दंड स्वरूप उस विष के पान का क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि स्वर्ग से धार गए थे वो। इस बात से साथियों मैंने आपको बताऊंगा, इस बात से ये जो प्लेटो था, प्लेटो बड़ा मर्माहत हुआ, हतोत्साहित हुआ, जैसे जीते जी इसका सब कुछ उजड़ गया हो। जब ये मर्माहत हुआ तो साथियों ये इधर उधर भागने लगा, अलग अलग देशों की यात्राओं पर चला गया, अलग अलग देशों की यात्रा पर ये चला गया, अलग अलग देशों की यात्रा पर ये चला गया। इसने देखा कि कौन से देश में कौन सी प्रणाली, शासन प्रणाली मौजूद है, ये इसने जानने का प्रयास किया था, इसने जानने का प्रयास किया था। इसी समय साथियों, इसी समय इसने एक पुस्तक लिखी। इसी मर्माहत स्थिति में इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। क्या नाम था? रिपब्लिक। इसने एक पुस्तक लिखी। इस रिपब्लिक का उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। और आदर्श राज्य में कौन होगा? एक निर्लिप्त बुद्धि का राजा होगा, एक निर्लिप्त बुद्धि का राजा होगा। उस राजा के हाथ में क्या होगा? शासन होगा, जिसे सब कुछ ज्ञान होगा, प्रत्येक विद्याओं में वो पारंगत होगा।
कौन? निर्लिप्त बुद्धि का राजा, निर्लिप्त बुद्धि का राजा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो प्लेटो था, प्लेटो ने साथियों प्लेटो ने मर्माहत स्थिति में पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक। और रिपब्लिक पुस्तक का जो उद्देश्य था, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। मैंने आपको बताया कि जो प्लेटो था, प्लेटो साथियों एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो एक समय 387 ईसा पूर्व में, 387 ईसा पूर्व में सिराक्यूज के राजा डायनोसिस का इनके लिए निमंत्रण मिला कि आइए, आप आदर्श राज्य की बात करते हैं, तो हमारा जो आदर्श राज्य है उसको आप आदर्श राज्य में क्या कीजिए, बदलिए। लेकिन साथियों ऐसा करने में वो क्या रहा? असफल रहा, असफल रहा। प्लेटो साथियों, प्लेटो जो था लोकतांत्रिक सरकार और कानूनी सरकार का दोनों का विरोधी था, क्योंकि ऐसी लोकतंत्र की सरकार और कानूनी सरकार दोनों का विरोधी था। इसलिए वो क्या करना चाहता था? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, क्योंकि उसी लोकतांत्रिक सरकार ने, उसी कानूनी सरकार ने उसके जो गुरु थे सुकरात, उनको विष का पान दिया था। इसलिए वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, एक निर्लिप्त बुद्धि के राजा में शासन में विश्वास करता था, है ना। आगे चलकर के साथियों इसको एहसास हुआ, अपने अंतिम समय में इसको एहसास हुआ कि जो मैं आदर्श राज्य की बात कर रहा हूँ ये केवल विचारों में ही संभव है, व्यवहारिकता से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका धरातल पर इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल विचारों में है ना। ये केवल किस में है? विचारों में है, इसका व्यवहारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों अंतिम समय में इसने अपने विचारों में क्या किया? परिवर्तन किया। तो जब इसने अंतिम समय अपने विचारों में परिवर्तन किया तो साथियों इसने 2 पुस्तकें और लिखी, स्टेटमेंट और लॉज। 2 पुस्तकें और लिखी इसने। 2 पुस्तकें कौन कौन सी लिखी? इसने 2 पुस्तकें लिखी साथियों, एक तो लिखी स्टेटमेंट और लिखी एक लॉज नामक पुस्तक लिखी। जो लॉज नामक पुस्तक थी इसकी, वो जो सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो लॉज मानी जाती है। लेकिन प्लेटो को जो प्रसिद्धि मिली वो रिपब्लिक नामक पुस्तक से ही इसको मिली। ठीक है भाई। ये जो प्लेटो था, प्लेटो साथियों निगमन पद्धति में विश्वास करता था। कैसी पद्धति में? प्लेटो निगमन पद्धति में विश्वास करता था। निगमन पद्धति कौन सी होती भैया? निगमन पद्धति कौन सी होती है? जो सामान्य से विशेष की ओर चलता हो, सामान्य से विशेष की ओर चलता हो, जिसमें हमें उत्तर पहले से मालूम होता है, जिसमें हमें उत्तर पहले से मालूम होता है। और निगमन पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे गणित है, ज्यामिति है, दर्शन है, ये सभी आते हैं, ये सभी आते हैं। साथ ही जब प्लेटो सभी देशों की भ्रमण यात्रा करने के पश्चात जब वो पुनः एथेंस में वापस आए तो उन्होंने अपनी एक अकादमी खोली, उन्होंने एक अपनी अकादमी खोली। उस अकादमी के गेट पर ही लिखवा दिया था इन्होंने कि जिसको गणित और दर्शन का ज्ञान ना हो वह प्रवेश ना ले, वह प्रवेश ना ले। ठीक है, ये सब बात हमारी हुई। जरा 2-4 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग लिखते हुए चलें, जिससे कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लें। ये जन्म मरण के जो भी हैं, जो भी 2-4 पॉइंट हैं, उसके बाद जो भी सिद्धांत हैं उनको तो मैं एक एक शब्द लिखता ही हूँ, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है। तो प्लेटो 20 वर्ष की आयु के पश्चात सुकरात के संरक्षण में चला गया दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना। लिखें, प्लेटो एवं सुकरात के मध्य अंतः संबंध था।
कैसा संबंध था? इन दोनों के मध्य अंतः संबंध था। आगे लिखें साथियों, आगे लिखें, प्लेटो व्यायाम और संगीत का अधिक शौकीन था, अधिक शौकीन था। इसने व्यायाम को शरीर का भोजन तथा संगीत को आत्मा का भोजन बताया। तथा संगीत को किसका भोजन बताया? आत्मा का भोजन बताया। आत्मा का भोजन बताया। आगे लिखें, 399 ईसा पूर्व में सुकरात को दंड स्वरूप विष का पान दिया गया तो प्लेटो इस बात से मर्माहत हुआ और अन्य देशों की यात्रा पर निकल गया। इसी समय इसने एक अपनी पुस्तक लिखी। इसी समय इसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक लिखी। जिसका उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। जिसका उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। आदर्श राज्य में क्या होगा? जो निर्लिप्त बुद्धि का राजा होगा। बुद्धि का राजा होगा। ये जो रिपब्लिक नामक पुस्तक है, इसकी रिपब्लिक नामक पुस्तक किससे लिखी गई है? यानी कि किस शैली में लिखी गई है? तो ये संवाद शैली में लिखी गई है। क्वेश्चन पूछता है संवाद शैली, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक कौन सी शैली में लिखी गई है? संवाद शैली। इसे हम द्वंदात्मक शैली भी बोलते हैं। द्वंदात्मक शैली। कौन सी शैली भैया? द्वंदात्मक शैली भी बोलते हैं। जिसे प्रत्युत्तर शैली या फिर तर्क वितर्क के माध्यम से जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसे हम द्वंदात्मक बोलते हैं। यानी कि द्वंदात्मक में आपको पता है कि तीन चीज़ें आती हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो संवाद शैली में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इनकी रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी गई है। आप सभी जानते होंगे, ठीक है भैया। जिसका उद्देश्य क्या है? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना माना जाता है। जो आगे लिखें, जो प्लेटो था, प्लेटो
निगमन पद्धति में विश्वास व्यक्त करता है। कौन सी पद्धति में? निगमन पद्धति में। निगमन पद्धति, निगमन पद्धति का मतलब होता है कि जो सामान्य से विशेष की ओर चले या जिसका उत्तर पहले से मालूम हो। उत्तर पहले से मालूम हो। निगमन पद्धति में जैसे कौन कौन आते हैं? जैसे ज्यामिति, जैसे ज्यामिति है, जैसे ज्यामिति, दर्शन, गणित, ये किस में आते हैं? ये सब निगमन पद्धति में आते हैं। तो ये कौन सी पद्धति में? निगमन पद्धति में विश्वास करता था, है ना। ठीक है, इतना रफ करें, आगे लिखे हैं भाई। आगे लिखे हैं, प्लेटो, प्लेटो जो था, प्लेटो लोकतांत्रिक सरकार और कानूनी सरकार दोनों का विरोधी था। दोनों का विरोधी था। क्योंकि ये करना चाहता था क्या? आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो 387 ईसा पूर्व में इसे सिराक्यूज के राजा, सिराक्यूज के राजा डायनोसिस का निमंत्रण मिला, का निमंत्रण मिला कि उसके राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया जाए, बनाया जाए। लेकिन प्लेटो इसमें क्या रहा? प्लेटो इसमें असफल रहा। लेकिन प्लेटो इसमें असफल रहा मेरे साथी। जब प्लेटो पुनः एथेंस पहुंचा, जब प्लेटो पुनः एथेंस पहुंचा सभी देशों की यात्रा करने के पश्चात, तो इसने एक अकादमी बनाई, एक अकादमी खोली, एक अकादमी खोली। क्या खोली? अकादमी। इसने एक अकादमी खोली। इस अकादमी के दरवाजे पर ही लिखवा दिया था कि जिसे ज्यामिति एवं नहीं, जिसे गणित और दर्शन का ज्ञान ना हो, जिसे गणित एवं दर्शन का ज्ञान ना हो, वह प्रवेश ना ले, वह प्रवेश ना ले। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन साथ ही एक बात चल रही है तो भैया पूछ देख लें। क्या पूछा जाएगा? प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक है। कौन सी शैली में लिखी गई? संवाद शैली है। ये संवाद शैली जो है, ये संवाद शैली जो है, ये प्लेटो ने किससे ली? क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है भैया, और बना हुआ है
कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक संवाद शैली में लिखित है, लेकिन प्लेटो ने संवाद शैली किससे ली है? किससे ली भैया? अपने गुरु सुकरात से ली, अपने गुरु सुकरात से इन्होंने ली है ना। तो जब भाई ये अंत समय आया तो इनके विचारों में क्या आया? कुछ परिवर्तन आया। जब इनके विचारों में कुछ परिवर्तन आया तो इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने 2 पुस्तकें और लिखी। इन्होंने स्टेटमेंट एवं लॉज स्टेटमेंट और लॉज नामक पुस्तक लिखी। लॉज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। ये जो लॉज पुस्तक है इनकी, ये सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ी पुस्तक है तो सबसे बड़ी, लेकिन इनको जो प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्धि इनको रिपब्लिक नामक पुस्तक से ही मिली है ना। तो साथियों, इनकी आगे चल कर के 347 ईसा पूर्व में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये सभी किसके ऊपर बातें थी? हमारी प्लेटो के ऊपर बात थी। तो मैंने आपको बताया होगा कि भैया प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में बताया कि प्लेटो ने शिक्षा कहाँ ग्रहण करी। शिक्षा यानी कि गुरु में और इनमें मतलब क्या था? गहरा संबंध था, गहरा संबंध था इन दोनों में, क्योंकि इसने अपने गुरु से ही क्या ली है? संवाद शैली ली है, द्वंदात्मक पद्धति ली है ना। तो एक बार हम देख लें कि भाई इसके गुरु का क्या प्रभाव पड़ा इस पर, तो हमें और अच्छा लगेगा और अच्छा हमारा कंटेंट बन जाएगा, हमारी नॉलेज भी अच्छी खासी हो जाएगी। एक टॉपिक डालिए, सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव। इसको ख़त्म करने के बाद मैं सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव, है ना, सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव। तो मैंने आपको बताया कि साथियों, जो प्लेटो था, प्लेटो पर सुकरात का पूरा प्रभाव पड़ा था भाई साहब। ये अपने गुरु के अलावा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं समझता था। अंतः संबंध था इन दोनों में, गहरा संबंध था, गहरा संबंध। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पर कैसा संबंध था कि प्लेटो के दिल में अपने गुरु के प्रति जो प्रतिभा थी, अपने गुरु के प्रति जो उसके दिल में प्रतिमा थी, वो उसने कभी धूमिल नहीं होने दी। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि हम प्लेटो अपने गुरु का कहाँ तक ऋणी था, कहाँ तक उसका संबंध था अपने गुरु से, हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि अपने गुरु के प्रति उसके दिल में जो प्रतिमा थी वो उसने कभी धूमिल नहीं होने दी, उसने कभी धूमिल नहीं होने दी। साथियों, ये जो भी कहता था, इसने जो भी कुछ कहा अपने गुरु के मुख से कहलवाया। यानी कि जैसे आप कुछ कहें, लिख आप रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे गुरु लिख रहे हैं, तो इसने जो भी कुछ अपने मुख से भी कहा वो अपने गुरु के मुख से कहलवाया। अर्थात कहा जाए साथियों, इसमें गहरा संबंध था। प्लेटो के संपूर्ण विचार सुकरात के विचार थे, सुकरात के संपूर्ण विचार प्लेटो के विचार थे साथियों। और हम अंदाजे इस बात से लगा सकते हैं, एक व्यक्ति थे हरनसा, एक विद्वान थे हरनसा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला। सौभाग्य से सुकरात को
प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा स्वयं अपने गुरु के समान थी, स्वयं अपने गुरु के समान थी। हो सकता है तर्कों को प्रस्तुत करते समय प्लेटो ने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया हो, लेकिन व्यवहार में दोनों के विचारों को अलग कर पाना संभव नहीं है। तो साथियों, बहुत गहरा संबंध था। प्लेटो के संपूर्ण विचार सुकरात के विचार थे, सुकरात के संपूर्ण विचार प्लेटो के विचार थे। मैंने आपको बताया कि हरनसा एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा स्वयं अपने गुरु के समान थी। कि हो सकता है कि तर्कों को प्रस्तुत करते समय प्लेटो ने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किया हो, लेकिन व्यवहार में दोनों के विचारों को अलग कर पाना संभव नहीं था। ये कौन कह रहे हैं? ये हरनसा कह रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, लिखें प्लेटो अपने गुरु का कहाँ तक ऋणी था, इस कथन से पता चल रहा है कि अपने गुरु के प्रति उसके हृदय में जो प्रतिमा थी वह कभी धूमिल नहीं होने दी तथा प्लेटो ने जो कुछ कहा वह सब कुछ अपने गुरु के मुख से कहलवाया। तो अर्थात इसने जो भी कुछ कहा वो अपने गुरु के मुख से कहलवाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि साथियों, सुकरात के संपूर्ण विचार प्लेटो के विचार थे और प्लेटो के संपूर्ण विचार सुकरात के विचार थे। अर्थात प्लेटो के संपूर्ण विचार सुकरात के विचार थे और सुकरात के संपूर्ण विचार प्लेटो के विचार थे। ठीक है भैया, तो प्लेटो के संपूर्ण विचार सुकरात के विचार थे और सुकरात के संपूर्ण विचार प्लेटो के विचार थे। एक व्यक्ति हैं हरनसा का कथन है, इस संदर्भ में ही क्या है, इनका कथन है। ये कहते हैं कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला
जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा, जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा स्वयं अपने गुरु के समान थी, गुरु के समान थी। हो सकता है कि प्लेटो ने तर्कों को प्रस्तुत करते समय अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया हो, लेकिन व्यवहार में दोनों के विचारों को अलग कर पाना संभव नहीं है। ठीक है भैया। तो ये कौन लिखते हैं? ये हरनसा लिखते हैं कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा अपने स्वयं गुरु के समान थी। कि हो सकता है प्लेटो ने तर्कों को प्रस्तुत करते समय कुछ अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी बौद्धिक बुद्धि का प्रयोग किया हो, लेकिन व्यवहार में इन दोनों के विचारों को अलग कर पाना संभव नहीं है। तो अर्थात साथियों, ये इन दोनों के बीच में कहते हैं अंतः संबंध था। सुकरात अपने गुरु के अलावा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं समझते थे। ठीक है भाई। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो फिर तो भैया कुछ मामला ही नज़दीक ज़्यादा है ना। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और कल नेक्स्ट सेशन में हम आपसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत पर बात करेंगे कि प्लेटो का जो न्याय है वो उसके राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु है, राजनीतिक विचारों का एक केंद्रीय बिंदु रहा है, केंद्रीय विषय रहा है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांतों को प्रतिपादित करने से पहले उस समय जो यूनान में न्याय सिद्धांत प्रचलित थे उन सभी न्याय सिद्धांतों का क्या किया था? खंडन किया था। चाहे वो परंपरावादी न्याय सिद्धांत हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे उदारवादी हो, इन सभी न्याय सिद्धांतों का प्लेटो ने क्या किया था? खंडन किया था। उसके बाद अपना न्याय सिद्धांत क्या किया था? स्थापित किया था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत 3-4 लाइन में ख़त्म कर दूँ, हालांकि एक पेज तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कोर जो बात है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी 3-4 लाइन में। ठीक है भैया। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।